हेलो एवरीवन। बीपीएससी 66 के मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ये टॉपिक जून से लेके दिसंबर के बीच का है। उसके बाद फिर दिसंबर के बाद का से अभी का जो टॉपिक है उसको भी शेयर करेंगे। पहले इसको देख लीजिए। यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा और कोशिश ये भी रहेगी कि इस टॉपिक पे आपको कंटेंट भी अवेलेबल करवा दिया जाए। अब 66 की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बार बार आ रहा है, वो ये कि वैश्विक संगठन जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके विश्वसनीयता में और प्रभावशीलता में कमी ये कोविड के दौरान डब्ल्यूएचओ के कारण हुआ, जहाँ पे अमेरिका ने इसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन को भी ब्रिटेन ने छोड़ दिया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पे भी आरोप उठता रहता है कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है, जो भी ये स्ट्रांग देश है उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले पाती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल उभर के आ रहा है और अमेरिका ने अभी इसको छोड़ा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल बन सकता है। दूसरा है मुद्रा शिशु ऋण योजना। ये जो मुद्रा शिशु ऋण योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और छोटे उद्योगों के लिए 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक की छूट देने की घोषणा की है। उससे रिलेटेड है। इससे बड़ा सवाल नहीं भी आ सकता है, बट इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने करंट के अंदर एग्जाम्पल देने में इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर वन नेशन वन कार्ड योजना। एक और बात, ये जो मुद्रा शिशु ऋण योजना है इस पे कंटेंट आप पूरा तैयार कर लीजिएगा और मैं भी अवेलेबल करवा दूंगा, बट आप भी तैयार कर लेना। वन नेशन वन कार्ड योजना ये इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन कार्ड योजना, इसमें प्रवासियों की सहायता हेतु 3 और स्टेट भी शामिल कर लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और रामविलास पासवान जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्री थे, उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी। अब तक टोटल 20 स्टेट इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये क्या है, इसका फायदा क्या है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कैसे निर्धारित किया जाता है, कितने फसलों पे एमएसपी जारी की जाती है, कैसे जारी की जाती है। अभी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ जो वर्तमान मुद्दा है, जहां एमएसपी को लेकर गारंटी मांगी जा रही है, सरकार नहीं दे रही है, तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एमएसपी को आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बार बार एनएसजी की सदस्यता को लेकर भारत के दावे किए जाते हैं। तो एनएसजी की सदस्यता को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने भी मजबूत समर्थन दिया है। तो फिर से ये चर्चा में है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी है, इसमें भारत के सदस्यता को मजबूत समर्थन दिया है। और एनएसजी के अंदर जाने से भारत को इंपॉर्टेंस क्या मिलेगा, या एनएसजी का क्या इंपॉर्टेंस है मेंबर बनने पे भारत के लिए, और क्यों नहीं बन पा रही है। इस तरह के कंटेंट रेडी रखिएगा, कहीं पे सवाल पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद है पीएम स्वनिधि योजना। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये बिल्कुल जो रेहड़ी पटरी नहीं लगाते, जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा दुकान लगाते हैं, उनको मदद मिलेगा, वो अपनी कारोबार शुरू करने में मदद ले सकते हैं इससे। तो पीएम स्वनिधि योजना, इससे रिलेटेड कंटेंट। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानून है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस था जो समाप्त किया गया था उत्तराखंड के द्वारा भी। तो उसमें प्रमोशन में उत्तराखंड ने इसको समाप्त किया था, तो केस भी गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आप डायरेक्ट मेरे पास आ गए, ये एक सामान्य सा कानून है। और आरक्षण क्या है, क्यों दिया गया, किस ज़रूरत क्यों है, किस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, इस तरह के एस्पेक्ट पे आप नोट्स रेडी रखिएगा। पॉलिटी के अंदर सवाल आ सकता है। पॉलिटी के अंदर तो बहुत स्कोप है। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच नया विवाद, पुराना तो है ही है, नया विवाद जैसे काला पानी, लिम्पियाधोड़ा, ये सब विवाद क्या है, और साथ में जो भारत और नेपाल के ट्रेडिशनल संबंध क्या है, चीन के कारण भारत नेपाल के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है एक बफर स्टेट के रूप में, और भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे ठीक हो सकता है, इस तरह से कंटेंट भी आपको रेडी रखना है। फिर भारत और चीन के बीच जो ट्रेडिशनल पारंपरिक विवाद है या पुराना विवाद है, वो तो है ही है, नया गलवान घाटी से रिलेटेड विवाद, तो ये भी इसको डाल लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। और इसको, इन सबको देखते हुए भारत और चाइना के जो रिलेशन है उसको चलाना भी है, तो उसको कैसे, और चाइना पे कंट्रोल भारत कैसे कर सकता है। भारत और भूटान के रिलेशन को भी देखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में भूटान जो है, अब भारतीय टूरिस्ट जो भी जाएंगे उनसे चार्ज लेगा। और इसके अलावा भूटान के साथ रिलेशन अभी भी अच्छा है, लेकिन चाइना वहाँ भी अपना इंटरफेयर करना चाहता है। अभी तक सिचुएशन ठीक है। अभी हाल ही में वहाँ पे
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी साइन हुआ है भारत और भूटान के बीच में, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गरीब कल्याण रोजगार योजना, तो गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर इनोवेशन चैलेंज फंड की बात की गई है, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन फंड की बात की गई है। यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ जो भी ब्रेन है, दिमाग है, उसको एक साथ लाने के लिए इस पहल को स्टार्ट किया गया है। तो इस पहल का इंपॉर्टेंस क्या है, भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा और ब्रिटेन के साथ किस तरह से रिलेशन स्ट्रांग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर शुरू से ही भारत के लिए महत्व रखता है, भारत की केंद्रीय स्थिति है यहाँ पे। तो हिंद महासागर का ओवरऑल भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और क्या विवाद है यहाँ पे, कैसे चाइना या और देश यहाँ पे इंटरफेयर करना चाह रहा है। ईरान ने भी हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य बेस स्थापित करने का सोच लिया है। तो इन सब परिस्थिति के बीच में भारत को क्या करना चाहिए हिंद महासागर में मजबूत रहने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 केजी गेहूं या चावल फ्री में देने की बात की गई है। इसमें 13 बार संशोधन भी हो चुका है, तो एक शॉर्ट तरीके से इसको एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की बात की है। ये जो कृषि अवसंरचना कोष है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम से इसके एक एक पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, ये सारा इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास इसको रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोशल मीडिया, अब यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी एक निकल के आ रही है 19(1)(a। सोशल मीडिया पे जिस तरह से सरकार बार बार शिकंजा कस रही है, उसको बंद कर दे रही है। अभी एग्जाम्पल में केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि एंटी नेशन कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इसके अलावा किसान मूवमेंट के दौरान भी इंटरनेट को रोक दिया गया था, कश्मीर में भी रोका गया था। तो इस तरह से बार बार इस तरह से इंटरनेट को रोकना, या सोशल मीडिया का निगेटिव और पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है, और साथ में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो फंडामेंटल राइट है, इसके कॉम्बिनेशन में सवाल आ सकता है। इसके पॉइंट्स भी रेडी रखिएगा। भारत में जल संकट या वैश्विक स्तर पे जल संकट की समस्या क्या है। अभी नाबार्ड ने वाटर सेट परियोजना के लिए बैंक के पुनर्वित्त पोषण के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो एक तो वाटर सेट क्या होता है और नाबार्ड ने ये किया है, और वाटर सेट से जल संकट को कैसे कम किया जा सकता है, इसको भी कर लेना है। अगला है रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020। तो रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020, इसका जो मसौदा रेडी किया गया है, इसको भी आपको देखना है। केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा निर्माण में 2025 तक लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है, और 5 साल में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा और एरोस्पेस सामान और सेवाओं के निर्यात का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट है। इसके लिए क्या क्या किया गया है, उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द अनरेस्ट प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है। एक तरह से टैक्स सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने की बात है, टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। तो इसको भी एक बार देखना है आपको। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश कर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को समान राइट होगा, यानी लड़के के हिसाब से। इसने महिला सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया है, महिला के अधिकार को समाज में किस तरह से एस्टेब्लिश करेगा, इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के इम्पैक्ट आपको दिखाने हैं। लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया है, इसीलिए उसको भी दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत और मालदीव के बीच रिलेशन। एक्चुअली भारत ने मालदीव के बीच के रिलेशन के लिए, अभी जैसे मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत और मालदीव के जो संबंध है, ऐतिहासिक संबंध, उसके और भारत मालदीव के लिए क्यों जरूरी है, मालदीव का भारत से क्या ज़रूरत है, इन सबको देखते हुए जो करंट योजना परियोजना चल रहा है, उसको इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। आरबीआई के द्वारा अभी
आरबीआई के द्वारा खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय इकाई की रूपरेखा जारी की गई है और यहाँ पे ये कहा गया है कि जिन कंपनियों की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए है वे सभी कंपनी अखिल भारतीय अम्ब्रेला इकाई स्थापित कर सकती है। ठीक है, अखिल भारतीय अम्ब्रेला इकाई, इसके लिए इन्होंने 26 फरवरी 2021 तक आवेदन करने के लिए भी बोला है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय इकाई के रूप में खुदरा भुगतान के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेना। ये तो और इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार के अलावा हरियाणा, अदर स्टेट की सरकार जो है, इन लोगों ने क्या कर दिया कि अब स्थानीय निवासियों को ही शासकीय नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पे स्थानीय निवासियों के लिए शासकीय नौकरी मिलेगी। बिहार वाले भी बार बार जिद कर रहे हैं कि अब हमारे सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली फंडामेंटल राइट जिसके अंदर आर्टिकल 16 है, नौकरी में सबको राइट अधिकार मिलता है बिना किसी भेदभाव के। और वैसी स्थिति में इस ट्रेंड को जो चलाया जा रहा है कोविड को देखते हुए, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक संगत है और कितना तक प्रभावी होना चाहिए, इस तरह की कंटेंट यहाँ रेडी कर लीजिए। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के फायदे क्या है, जैविक खेती के रास्ते में आने वाले बाधा को भी देखना है। लेकिन वर्ल्ड में जैविक खेती के सबसे अधिक किसान भारत में हैं और विश्व में 9th पोजीशन पे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जैविक खेती की जाती है। उसके बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सप्लाई चेन रेजिलिएशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है और ये किया गया है चीन से मुकाबला करने के लिए। तो ये क्या है, इसका ये क्यों स्टार्ट किया गया है, चीन पे कितना अंकुश लगा पाएगा, इसको देखना है। भारत और रूस के बीच संबंध शुरू से ही अच्छा रहा है, अमेरिका की तरह नहीं रहा है। अमेरिका तो भारत को भी और अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी जो भी हथियार बेच देता है। रूस कहता है नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे और नो आर्म्स सप्लाई नीति पे अभी भी रूस कायम है। तो भारत और रूस के संबंध, रूस की भारत के प्रति जो स्टार्टिंग से ही नीति रही है, जब भारत का रहा है, उसको देखना है। और ये नो आर्म्स सप्लाई नीति भारत के लिए कितना महत्व रखता है, ये भी देखना है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पे है। अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत 48वें स्थान पे कैसे शीर्ष पे आए, क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मत्स्य संपदा योजना, ये मत्स्य पीएम सरकार, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो स्टार्ट किया गया है, इसमें बिहार के लिए भी बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिहार में इनलैंड फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मतलब इस मत्स्य योजना से कैसे किसानों की इनकम बढ़ेगी और कैसे मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण ओवरऑल राज्य का भी इनकम बढ़ सकता है, बढ़ेगा, और किसानों का भी बढ़ेगा, जो मछली पालन करते हैं उनका बढ़ेगा। 2 हुआ है, बैंकिंग लोकपाल संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। आयुर्वेदिक शिक्षण अनुसंधान बिल 2020 पारित किया गया है। एक बार इसको एक नज़र देख लीजिएगा, सवाल हो सकता है आ जाए। गिलगिट बल्टिस्तान, अच्छा यहाँ पे जो गिलगित और बल्टिस्तान है, यहाँ पे इसको पाकिस्तान ने प्रांतीय दर्जा देने की बात की है। जैसे ही 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया, पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया है। वैसे भारत ने इसको खारिज कर दिया है, भारत ने इसको नहीं माना है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा सवाल बनता है, पाकिस्तान भारत के रिलेशन और विवाद के साथ इसका क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, क्यों दिया है और भारत को क्या प्रतिक्रिया इस पे दिखानी चाहिए। अगला सवाल है, ओ स्मार्ट योजना क्या है। ओ स्मार्ट योजना क्या है, इसका इंपॉर्टेंस, उद्देश्य और विशेषता। देखिए, ओ स्मार्ट एक्चुअली महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी से मिली जुली महासागर विकास की गतिविधियों से संबंधित ये योजना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। तो क्या है, एक बार देख लीजिएगा, महासागर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। श्रम संहिता पारित कर दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नई जो श्रम संहिता पारित किया गया है, उसमें भारतीय श्रम कानून में सुधार के लिए इसको पारित किया गया है। और 18,000 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सभी श्रमिक प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के तहत आएंगे और सरकार का कल्याणकारी योजना जो भी है उसका इनको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए यह काम किया गया है। ये VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा।
उसके बाद ब्लू फ्लैग भारत के 8 राज्यों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। ब्लू फ्लैग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, देख लेना है। स्वामित्व योजना भी आपको देखना है। ये जो स्वामित्व योजना है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव लाने के लिए स्टार्ट किया है। इसके अंदर सरकार की पहल है कि ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति, जो उनकी वित्तीय संपत्ति है, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी जो मालिकाना हक है वो भी नहीं जाएगी। तो उनके फायदे के लिए क्या है, इसको देख लेना। क्वाड समूह की बात करें तो अभी अमेरिका ने क्या किया है, जो क्वाड समूह है, अमेरिका ने कहा है कि इस क्वाड समूह में जो सामान्य विचारधारा के लोग हैं उनको इसके अंदर शामिल करना है। ठीक है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने अभी स्टेटमेंट जारी किया है कि जो राष्ट्र इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला रखना चाहता है और उसको यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है, इंडो पैसिफिक, ठीक है, तो उस राष्ट्र को क्वाड के साथ, वो राष्ट्र क्वाड के साथ जुड़ सकता है। और उनको इसमें ये क्यों किया गया है, क्योंकि चाइना बार बार वहां इंटरफेयर कर रहा है। इसके कारण क्वाड में इस तरह के देशों को अमेरिका यूनाइट करना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। उसके बाद अगला है स्टार्ट परियोजना। ठीक है, स्टार्ट परियोजना में 6 राज्यों को शामिल किया गया है और इसके अंदर विश्व बैंक भी सहायता कर रही है। क्या है, इसको देख लीजिएगा। अभी हाल ही में असम और मिजोरम पे सीमा विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, वहाँ पे झड़प हुई, एक हिंसक झड़प। उसके बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने वार्ता किया है। यहाँ पे प्रवासी को लेकर एक लंबे समय से विवाद होता रहा है। ये विवाद क्या है ये भी, और विवाद के पीछे का कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है। केंद्र सरकार ने अब कह दिया है कि पुलिस, जो पुरुष हैं, जो मेल मेंबर हैं, उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा जैसे महिलाओं को मिलता है। लेकिन पुरुष के साथ शर्त ये है कि वैसे उनको ही मिलेगा ये जो माता पिता की भूमिका में, यानी जिस बच्चे के लिए केयर करने के लिए मां नहीं है किसी भी कारण से, तो वहां पे उस मेल मेंबर को मिलेगा। भारत और ग्रीस के बीच संबंध देख लेना है। क्यों देखना है, क्योंकि अभी भारत और ग्रीस के बीच समझौता हुआ है अलग अलग तरह के, तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा, कहीं पूछ दे। चीन समेत 15 देशों ने व्यापार समझौता किया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चीन सहित 15 देशों ने व्यापार समझौता किया है और आसियान समूह के 10 देशों को लेकर इस साझेदारी पे चर्चा की शुरुआत 2012 में ही हुई थी। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। तो इन्होंने एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का गठन करने पर हस्ताक्षर किया है। ये एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत, ये खास करके जो पलायन करके कोविड के दौरान मजदूर आए हैं उनके लिए इस पोर्टल लेकर आया गया है ताकि उनको रोजगार दिया जा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है और इसका मकसद है दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करना। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए यह समझौता किया है। इसी तरह का समझौता 60 साल पहले जापान ने अमेरिका के साथ भी किया था। उसके बाद अगला है तरजीही, मतलब इसका वैसे नॉर्मली लोकल वर्ड है ये। इसका मतलब होता है एक दूसरे को क्या कहते हैं वो, वैल्यू देना, महत्व देना। बांग्लादेश और भूटान के बीच यह समझौता हुआ है। ठीक है, यह समझौता हुआ है और उस समय हुआ है जब ये दोनों दक्षिणी देश अपने राजनयिक संबंध का 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इसको देख लीजिएगा, यहां से सवाल आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल पास हुआ है। एमपी, यूपी, अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों ने जब धर्म परिवर्तन के खिलाफ, खास करके जो धर्म कन्वर्ट करके शादी करते हैं, इन सब को लेकर खास करके यहाँ पे बिल पास किया है। इस बिल को पास करना और हमारा आर्टिकल 25 या भारत राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष नेचर है या धर्म को बदलने की जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो उससे रिलेटेड इशू को यहाँ पे देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करके रखना है। कुछ और टॉपिक है जो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा।